जो सफ़र की शुरुआत करते हैं वो मंजिल को पार करते हैं। एक बार चलने का हौसला तो रखो, मुसाफिरों का रास्ते भी इंतज़ार करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मालवीय एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। अगर आप 2025 में CUET का एग्ज़ाम देने वाले हैं और उसमें अगर आप जनरल टेस्ट का पेपर अटेम्प्ट करने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो में से एक साबित होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रीजनिंग के सिलेबस के ऊपर। जैसा कि आपको पता है कि जनरल टेस्ट में टोटल 3 पोर्शंस होते हैं। जनरल टेस्ट का पेपर जो CUET में होता है उसमें टोटल 3 पोर्शंस होते हैं। सबसे पहला इसमें अगर हम बात करें तो GK GS, दूसरा इसका होता है मैथमेटिक्स और तीसरा इसका आता है रीजनिंग। आपको जानकारी है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो एक बार जान लीजिए कि अगर आप देश के टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन का डिग्री पाना चाह रहे हैं, तो वहाँ से अपना ग्रेजुएशन परस्यू करना चाहते हैं, तो आपको एक एग्ज़ाम देना होता है CUET का। वो NTA के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है और उस CUET में टोटल 3 पार्ट होता है, जनरल टेस्ट, लैंग्वेज और डोमेन। इस जनरल टेस्ट में ये बाबू टोटल 3 पोर्शंस होते हैं, जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं 60। इन 60 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन आपको करना होता है 2024 के हिसाब से अगर हम बात कर रहे तो, और उसके लिए आपको 1 घंटे का समय मिलता है। अब बड़ी बात यह है कि ये 60 क्वेश्चन में NTA के द्वारा अभी तक ये डिफाइन नहीं किया गया 2024 के एग्जाम में भी कि किस पोर्शन से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन ये तो तय है कि तीनों से पूछा जाएगा। तो अगर हम एवरेज 20 क्वेश्चन का भी लेके चलें तो ये 20 क्वेश्चन लगभग आपके रीजनिंग से आएगा। और ये ऐसा टॉपिक है, ये ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आप अपना 100%, अगर आप अपना ईमानदारी से मेहनत इसके साथ करते हैं तो ये कभी आपको धोखा नहीं देगा, ये हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा। तो हम ज़्यादा समय नहीं लेते हुए अब इसके सिलेबस के ऊपर आते हैं कि रीजनिंग में आपसे अभी तक कैसा कैसा सवाल पूछा गया है और 2025 में कैसे पूछे जाने की संभावना है, इसके ऊपर हम लोग बात कर लें। तो एक मोटी बात जरा सा ये समझिएगा कि रीजनिंग का पहले कोई खास फिक्स सिलेबस है नहीं, एकदम क्लियर बात समझ लीजिए। ऐसा क्यों कह रहे हैं सर? ऐसा इसलिए कह रहे हैं हम क्योंकि अभी तक भारत सरकार के द्वारा कोई ऐसा गाइडलाइंस दिया ही नहीं गया कि हाँ इसका ये सिलेबस होना चाहिए। बाकी सभी का फिक्स है, 12th का NCERT पढ़ लो, लैंग्वेज पढ़ लो, इंग्लिश पढ़ लो, हिंदी पढ़ लो, ये पूछेंगे वो पूछेंगे। रीजनिंग बेसिकली आपके कॉमन टेस्ट को जज करने का टॉपिक है कि जिसमें आपसे एग्जामिनर चाहता है कि आप किसी प्रॉब्लम को कैसे टैकल करते हैं, किसी आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। बेसिकली इसका पूरा ध्यान इसके ऊपर केंद्रित होता है और अलग अलग एग्जामिनेशन में, चाहे SSC, बैंकिंग, रेलवे, PCS, UPSC, सब एग्जाम में रीजनिंग पूछा जाता है। इन सभी को समग्र करके देखा गया तो अलग अलग एक्सपर्ट के द्वारा रीजनिंग को बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 3 पार्ट में अगर आप देखेंगे तो वर्बल रीजनिंग, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग, ये 3 पार्ट्स में आपके सामने इसको किया गया है, इसको बाबू बात किया गया है। अब ये तीनों पार्ट क्या है? तीनों में अलग अलग टॉपिक्स होते हैं, बिल्कुल तीनों में अलग अलग टॉपिक होते हैं। अगर हम वर्बल रीजनिंग की बात करें तो आपके सामने कुछ ये सिलेबस आपके वर्बल रीजनिंग का है। रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपके डे टू डे लाइफ से जुड़ा हुआ है। ध्यान से बातों को सुनिएगा जिससे आपको समझ में भी आएगा बातों कि हम कैसे कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं। पहला चैप्टर अगर हम लोग बात कर लें कोडिंग डिकोडिंग का, ये कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है? कुछ नहीं होता है, आप बचपना आपका जो होता है वही कोडिंग डिकोडिंग होता है। आप लोग बचपन में किसी न किसी क्लासरूम में पढ़ रहे होंगे, 3rd 4th 5 6 7 8, उसमें अपने दोस्तों को हम लोग निक नाम से पुकारते थे, निक नेम से। कोई दोस्त है तो उसको हम लोग सेव कह दिए, किसी दोस्त का नाम बैल रखा गया, किसी दोस्त का नाम चूहा रखा गया, किसी दोस्त का नाम भैंस रखा गया, किसी का कुछ रखा गया, किसी को मुख्यमंत्री के नाम से हम लोग जानने लगे, किसी को राष्ट्रपति के नाम से जानने लगे, तो ये निक नेम रखा जाता था। तो वही निक नेम का कहानी इस सब्जेक्ट में है कोडिंग डिकोडिंग में। किसी मीनिंगफुल वर्ड को किसी मीनिंगलेस वर्ड में तब्दील कर देना, उसको कहते हैं कोडिंग। और अगर आप इस बात को समझ गए तो उसको कहते हैं डिकोडिंग। आपने उसको डिकोड कर दिया। जैसे खास करके इस टॉपिक का यूज करते हैं रा वाले। स्पाई एजेंसियां जो होती हैं, अलग अलग ऑपरेशंस को अलग अलग कोडिंग नाम दिया जाता है, अल्फा टू गामा, गामा टू डेल्टा, इस तरह से ऑपरेशन मेघदूत,
ऑपरेशन शांति दूत, ऑपरेशन दिस, ऑपरेशन दैट। मतलब इससे क्या करते हैं कि वो ओरिजिनल नाम के जगह किसी कोड का इस्तेमाल करते हैं, और यही चीज़ एग्जामिनर आपसे चाह रहा है कोडिंग डिकोडिंग के चैप्टर में। जब हम लोग इसमें कई तरह का सवाल आता है, लेटर कोडिंग का, नंबर कोडिंग का, अल्फ़ाबेटिकल कोडिंग का, कई तरह का सवाल आता है, उसको हम लोग यहाँ पे सीख लेंगे। अगला जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर है कैलेंडर। सब लोग को देखने आता है, सबके घर में होगा और सबको पता भी होगा। अगर हम मान लेते हैं कि आज है 25 जुलाई 2024 और सवाल आपसे आएगा कि यदि 25 जुलाई 2024 को मंगलवार है तो बताइए 31 अगस्त 2028 को कौन सा दिन होगा। ऐसा सवाल पूछेगा तो आपको बताना पड़ेगा। आपसे डायरेक्ट पूछ देगा, अच्छा बताइए 15 अगस्त 2050 को सप्ताह का कौन सा दिन आएगा, आपको बताना होगा। लीप ईयर जानेंगे, सेंचुरी ईयर जानेंगे, कई अलग अलग टर्म्स है, डे कोड जानेंगे, मंथ कोड जानेंगे, सेंचुरी कोड जानेंगे, फार्मूला जानेंगे, उसके आधार पे एक्स्ट्रा डे जानेंगे। कई कुछ जानने के बाद हम लोग इस चैप्टर को समाप्त कर देंगे। एक चैप्टर हमारा रहेगा रैंकिंग। रैंकिंग चैप्टर क्या है, इसमें आप लोग का जो अटेंडेंस शीट होता है उससे सवाल उठा के दे दिया। आपके बचपन के स्कूल में अटेंडेंस शीट होता था, रोल नंबर 1 से लेकर रोल नंबर 50 तक। उसमें अगर कह दिया कि अच्छा रमेश जो है ऊपर से 4थे स्थान पर है, नीचे से 8वें स्थान पर है, तो बताओ इस टोटल क्लासरूम में कितने स्टूडेंट हैं। ऐसा सवाल रैंकिंग का पूछेगा, जिसको हम लोग यहाँ पे डील कर लेंगे। ये लीजिए क्लॉक, किसके घर में क्लॉक नहीं है, एग्जामिनर के घर में भी क्लॉक था, उसके दिमाग में भी आया क्यों ना इसका यूज़ कर लिया जाए बच्चों को क्वेश्चन के रूप में, तो इसका यूज़ कर लिया। क्लॉक से कैसा सवाल पूछेगा, क्लॉक से एंगल पूछ देगा। 10:20 हो रहा है, बताओ इन दोनों सुइयों के बीच, मिनट और आवर कैंडल के बीच कितना डिग्री का एंगल बनेगा। दोनों सुई कब 0 डिग्री का एंगल बनाएगी, दोनों सुई कब 180 डिग्री का एंगल बनाएगी। कोई घड़ी खराब हो गया है तो कितने समय बाद वो ठीक होगा, उसका कुछ कंडीशंस होता है, किस फार्मूलेज होते हैं, उस फार्मूला के आधार पे हम लोग इस चैप्टर को आसानी से सीख ले जाएंगे। एक चैप्टर आपके सामने आता है PBOA, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट। ए से लेकर जेड तक आपको आता है, एग्जामिनर को भी ए से लेकर जेड तक आता था, इसका यूज़ कर लिया और PBOA का सवाल आपके सामने रख दिया। लीजिए इसको सॉल्व करिए आप। एक आ जाएगा ए से लेकर जेड तक। इसमें क्या पूछेगा कि यदि अल्फ़ाबेट में कोई लेटर है जो बाएं से 17वें स्थान पर है, दाहिने से 12वें स्थान पर है, इन दोनों के बीच में कौन सा लेटर मौजूद है, ऐसा सवाल पूछेगा। दाहिने से 12वें के दाहिने से 5वें लेटर कौन है, इस तरह का सवाल पूछेगा। मतलब कई तरह का सवाल इससे पूछा जा सकता है। एक टॉपिक आपके सामने आएगा सीरीज का। सीरीज क्या होता है, किसी खास पैटर्न के आधार पर कोई नंबर या फिर कोई अल्फ़ाबेट या फिर कोई लेटर लगातार इंक्रीज या फिर डिक्रीज या फिर इंक्रीज डिक्रीज दोनों कर रहा है, तो उस खास पैटर्न को समझते हुए नेक्स्ट नंबर या फिर जो गलत नंबर है उसको ढूंढना ही सीरीज का काम है। हम लोग कुछ पैटर्न्स को सीखेंगे, कुछ माध्यम सीखेंगे, कुछ ट्रिक्स सीखेंगे, जिससे इस तरह के सवालों को आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे। अगला चैप्टर हमारा डिक्शनरी। आप लोग डिजिटल युग वाले हैं, पहले के लोग इंग्लिश के वर्ड्स को देखने के लिए डिक्शनरी का इस्तेमाल करते थे। डिक्शनरी एक बहुत मोटा ग्रंथ होता है जिसमें इंग्लिश से हिंदी में लिखा जाता है, उसको एक सिस्टमैटिक वे में लिखा जाता है। उस सिस्टमैटिक वे को समझाएंगे इसमें, और उसके साथ ही साथ कुछ वर्ड को अरेंजमेंट भी आपको सिखाएंगे। अगला चैप्टर हमारे सामने आ जाएगा अरेंजमेंट का। अरेंजमेंट क्या होता है, मतलब आपको कुछ स्टूडेंट्स दे देगा, कुछ पर्सन्स दे देंगे, कहेंगे कुछ माध्यम से किसी भी अलग अलग कंडीशंस के हिसाब से वो इस तरह से बैठाए गए हैं, तो आपको बताना है बाएं से चौथा कौन है, दाहिने से 5वां कौन है। इस तरह का सवाल यहाँ पे पूछेगा। क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, इसमें क्या होता है 3, 4 या 5 ऑप्शंस आपके सामने रहेंगे। अगर 4 ऑप्शन रहेगा तो 3 ऑप्शन आपके सामने किसी एक पैटर्न को फॉलो कर रहा होगा, एक तरह का दिख रहा होगा और एक उससे अलग होगा। जैसे एक सवाल आपसे पूछ देगा ढाका, इस्लामाबाद और बीजिंग, और उसके साथ ही साथ दे देगा आपके सामने कानपुर। आपको बताना होगा कौन अलग है। तो आप देखेंगे कि ढाका, बीजिंग और इस्लामाबाद किसी कंट्री का कैपिटल है, जबकि कानपुर अपने उत्तर प्रदेश का एक बहुत विराट शहर है। तो इस कारण आपको क्लासिफिकेशन में इस तरह से वर्ड क्लासिफिकेशन, नंबर क्लासिफिकेशन, लेटर क्लासिफिकेशन, इस तरह के सवाल आपसे क्लासिफिकेशन में पूछे जाते हैं। डायरेक्शन टेस्ट का सवाल। डायरेक्शन टेस्ट क्या होता है, डायरेक्शन टेस्ट बहुत आसान टॉपिक है। आपको टोटल 8 डायरेक्शन के बारे में जानना होगा। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट के अलावा 4 और डायरेक्शन सिखाएंगे। एंगल सिखाएंगे इस चैप्टर में। इसके साथ ही साथ हम सिखाएंगे कि अगर कोई व्यक्ति अपने घर से अपने बाबू के घर जा रहा होता है, कितनी बार दाहिने कितनी बार बाएं मुड़ता है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, लॉन्गेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, किस माध्यम से जाएगा। अगर नॉर्थ ईस्ट को साउथ ईस्ट कह दिया जाता है तो साउथ वेस्ट को क्या कहा जाएगा। इस तरह का सवाल
सवाल आपसे डायरेक्शन टेस्ट में आपके सामने आएगा और हम लोग उसको यहाँ पे सीख ले जाएंगे। एनालॉजी चैप्टर, इसको कहते हैं हिंदी में सादृश्यता। सादृश्यता मतलब एक समान दिखने वाला। एक समान मतलब यदि सेब केला से संबंधित है तो आलू का संबंध किससे होगा? दो फल रिलेटेड है तो आपको बताना होगा आलू से किसका रिलेशन है। तो अगर ऑप्शंस में सब्जी रहेगा तो किसी सब्जी को लगा देंगे, नहीं तो कुछ और माध्यम से खोजेंगे। मतलब एक समान दिखने वाला आपको टर्म्स देगा और उसी प्रकार से आपको आंसर यहाँ पे लाना होगा। अगला चैप्टर आपके सामने ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। बहुत आसान चैप्टर, आप सबके साथ होगा। कोई ऐसा धरती पे अवतरित पुरुष नहीं है आप लोगों में से जिनका रक्त संबंध न हो। सब किसी न किसी प्रकार से ब्लड रिलेशन से जुड़े हुए ही हैं। जब ब्लड रिलेशन आपके बीच आ चुका है मतलब वो आपके बस में नहीं है तो उनके बीच के संबंध को देखना आपको जरूरी है। बुआ कौन होती है, फूफा कौन होते हैं, मौसा कौन होते हैं, ससुर कौन होते हैं, साला कौन होता है, बहनोई कौन होता है, जीजा कौन होता है। कई तरह का सवाल आपसे रिश्ते के में पूछेगा, इधर उधर उलझाने का प्रयास करेगा, लेकिन हम आपको उलझने नहीं देंगे और इसको सॉल्व कर ले जाएंगे। अगला हमारा टॉपिक रहेगा डाइस और क्यूब का, पासा या फिर घन घनाभ। ये भी आसान टॉपिक है, कुछ नहीं है इसमें भी। अगर आप लूडो खेलना जानते हैं तो इस टॉपिक को खेल ले जाएंगे, लेकिन एग्जामिनर इसमें कुछ अलग प्रकार से खेलता है। वो आपसे कहेगा नहीं कि हाँ हरा वाला लोगे कि लाल वाला लोगे कि पीला वाला लोगे। वो आपसे कहेगा कि एक डाइस है उसको हम 4 बार उछाल दिए और आपसे कहेगा कि अच्छा बताओ तो 1 के अपोजिट में क्या होगा, 2 के अपोजिट में क्या होगा, 4 के अपोजिट में क्या होगा। या फिर आपसे क्यूब का सवाल रहेगा, कहेगा क्यूब को चारों तरफ से पेंट कर दिए, छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिए, तो बताओ इसमें इनर क्यूब कितने होंगे, मिडिल क्यूब कितने होंगे, कॉर्नर क्यूब कितने होंगे या फिर सेंटर क्यूब कितने होंगे। ये सब सवाल इसमें पूछेगा। हम लोग इस टॉपिक में इसको सीख लेंगे बड़े आसानी से और इस प्रकार से आपका वर्बल रीजनिंग का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे कवर हो जाएगा। अगला जो हमारे सामने आएगा लॉजिकल एंड एनालिटिकल, मतलब लॉजिक के हिसाब से सोचने वाला चैप्टर। इसमें आपका यूज ऐसा नहीं है कि हम कुछ कॉन्सेप्ट बता दिए तो आप बता ले जाएंगे। इसमें आपको अपना दिमाग लगाना होगा। आपको कैसे दिमाग लगाना है थोड़ा सा हम इसमें मदद कर देंगे। ठीक, जैसे कई तरह का सवाल इसमें पूछा जाता है, स्टेटमेंट वाइज सवाल बेसिकली इसमें पूछे जाते हैं। इसका पहला टॉपिक होता है वेन डायग्राम। मतलब एक थे ब्रिटेन के बहुत बड़े मैथमेटिशियन, वो क्या किए कि ग्रुप्स को डायग्राम के माध्यम से दिखाना शुरू कर दिए और उन्हीं के नाम पे इस चैप्टर का नाम रख दिया गया वेन डायग्राम। इसमें अलग अलग ग्रुप्स को, अलग अलग समूह को अलग अलग डायग्राम के माध्यम से दिखाया जाता है और डायग्राम को देख के आपको बताना होता है कि इसका कौन सा सही जवाब होगा। एक चैप्टर इसमें आता है मिसिंग नंबर का। आपके सामने एक पिक्चर दे दिया जाएगा, पिक्चर में कुछ नंबर या फिर अल्फ़ाबेट दे दिए जाएंगे और उसके पैटर्न को समझते हुए बताना होगा कि जो स्थान खाली है वहाँ पे कौन सा नंबर भरा जाएगा। इसका भी कुछ कॉन्सेप्ट है, उसको सीखते हुए हम लोग सॉल्व कर ले जाएंगे। अगला चैप्टर जिससे आप लोग सबसे ज़्यादा डरते हैं लेकिन सबसे आसान चैप्टर है सिलोगिज्म। इसमें कुछ नहीं करना। इसमें सवाल कैसे पूछता है, सवाल पूछेगा सभी बैल बकरी हैं, सभी बकरी गधे हैं और सभी गधा आदमी है। आपसे कहेगा कि क्या सभी आदमी बैल हैं, क्या सभी आदमी गधे हैं। आपको बताना होगा इन दोनों कंक्लूजन में कौन सा कंक्लूजन सही है। अलग अलग माध्यम से हम लोग सीखेंगे, वेन डायग्राम के माध्यम से, 150 के माध्यम से इसको हम लोग सीखते जाएंगे। एक टॉपिक आएगा हमारे सामने असर्शन रीजन का। असर्शन रीजन में क्या, आपके सामने एक असर्शन दिया जाएगा, फिर उसके नीचे रीजन दिया जाएगा। आपको बताना होगा असर्शन सही है, रीजन सही है, असर्शन गलत है, रीजन सही है, रीजन सही है, असर्शन गलत है, इस तरह का सवाल। उसके साथ ही साथ आपसे इसमें कहेगा कि अच्छा असर्शन रीजन दोनों सही है तो रीजन असर्शन को सही एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इस तरह का सवाल। एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग बड़े आसानी से इसको भी समझ ले जाएंगे जब हम लोग चैप्टर को डिटेल से डिस्कस कर रहे होंगे। स्टेटमेंट, कंक्लूजन, कथन और निष्कर्ष। कोई आपके सामने स्टेटमेंट दे दिया, जैसे भारत ने पाकिस्तान पे हमला कर दिया। अब इसके लिए कंक्लूजन, पहला कंक्लूजन, पाकिस्तान इधर उधर भागते हुए भीख मांगता हुआ चल रहा है। दूसरा कंक्लूजन, पाकिस्तान ने भारत को हरा दिया। तीसरा कंक्लूजन, पाकिस्तान सरेंडर करके भाग गया। चौथा कंक्लूजन इससे, चाइना ने पाकिस्तान पे हमला कर दिया। अब आपको इस स्टेटमेंट के आधार पे इन चारों कंक्लूजन में से सबसे सटीक कंक्लूजन खोजना होगा कि कौन सा कंक्लूजन इस स्टेटमेंट के लिहाज से सही है। भाग गया, हार गया, हरा दिया या फिर चाइना अटैक कर दिया। इस तरह से आपको सोचना पड़ेगा। चाइना अटैक करने का कोई मतलब नहीं है, या तो पाकिस्तान हार सकता है या तो भारत को हरा सकता है। इन दोनों में से कोई एक कंक्लूजन यहाँ पे सही होने वाला है।
है, या तो फिर मैत्री संबंध हो जाएगा, शांति समझौता हो जाएगा। तो ऐसा कंक्लूजन देगा, आपको क्वेश्चन के अनुसार सोचना होगा। स्टेटमेंट आर्गुमेंट, एक कथन देगा, उसके कथन के आधार पे तर्क देगा और आपको बताना होगा इस कथन के आधार पे ये तर्क सही है कि नहीं है। हम लोग इसको यहाँ पे डील कर लेंगे। एक चैप्टर आता है डिसीजन मेकिंग का, जिसमें आपके सामने एक कंडीशन दे दिया जाएगा, उसमें 4 आपको ऑप्शंस रहेगा और आपको बताना होगा कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सबसे सटीक बैठता है, कौन सा ऑप्शन के लिए हमारा डिसीजन सबसे परफेक्ट हो पाएगा। तो हम पॉजिटिव थिंकिंग के अनुसार यहाँ पे सोचना शुरू करते हैं, सवालों के अनुसार हम लोग उसको लगाना शुरू करते हैं। अब अगला एक चैप्टर हमारे सामने रहेगा डिस्कशन का, वो आएगा नॉन वर्बल रीजनिंग। इसमें कुछ लिखा पढ़ा नहीं जाएगा, बस पिक्चर आपके सामने दिया जाएगा और पिक्चर के आधार पे आपको बताना होगा कौन सा इसका सही है, कौन सा गलत है। जिसमें पहला आएगा काउंटिंग ऑफ फिगर। आपके सामने कोई आकृति दे दिया जाएगा और आपको बताना होगा कि अच्छा बताओ इसमें बनने वाले कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है। जैसे आपके सामने ये पिक्चर दे दिया, अगर आप गिनने के लिए बैठेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ट्रायंगल गिन पाएंगे, लेकिन इसमें बनने वाले कुल त्रिभुजों की संख्या होती है टोटल 16। तो इसमें आपसे ट्रायंगल काउंट करवाएगा, रेक्टेंगल काउंट करवाएगा, स्क्वायर काउंट करवाएगा, कई तरह का चीज़ है जिसको हम लोग कॉन्सेप्ट वाइज सीखेंगे और अच्छे से इस चैप्टर को भी सीख ले जाएंगे। अगला चैप्टर हमारे सामने रहेगा पिक्चर सीरीज। ये क्या होता है भाई? तो एक खास पैटर्न के आधार पर जैसे नंबर्स आगे बढ़ रहे थे, पिक्चर्स भी उसी आधार पे आगे की ओर बढ़ रहा होगा और उसमें कुछ ना कुछ चेंज हो रहा होगा। उसी चेंज के पैटर्न को समझते हुए आपको नेक्स्ट खोजना होता है। अगला आपके सामने आ जाएगा कंपाइलेशन ऑफ पिक्चर। ये कंपाइलेशन ऑफ पिक्चर क्या होता है? तो बाबू इसमें क्या करेगा कि एक ऐसा डायग्राम रहेगा, इस डायग्राम में ये तीनों भर देगा और कहेगा कि अच्छा बताओ इस पैटर्न के आधार पे यहाँ पे कौन सा भरा जाएगा, ये आपसे पूछ देगा। अगला चैप्टर आपके सामने आ जाएगा वाटर इमेज मिरर इमेज का। ये क्या होता है भाई? वाटर इमेज मिरर इमेज तो बहुत आसान बात है। अगर आप आईने के सामने जाते हैं तो कैसा दिखते हैं। अगर हम बात कर लें खास करके अपने परीलोक का, तो परीलोक इसमें महारत हासिल की हुई रहती हैं। कैसे महारत हासिल की हुई रहती हैं कि अगर उनका नींद खुलता है तो सबसे पहले वो कुछ चीज़ खोजती हैं, तो वो आईना खोजती हैं, किधर अगल बगल बेड पे है, मैं पहले देखूं कि जैसा सोई थी वैसी ही लग रही हूँ क्या। तो परियों के लिए बड़ा फेवरेट टॉपिक मिरर इमेज। और इसमें सवाल भी कई तरह का पूछेगा, किसी आपके सामने नंबर दे देगा, कोई वर्ड्स दे देगा, कोई पिक्चर दे देगा और आपसे कहेगा अच्छा बताओ इसका मिरर इमेज कैसा होगा और आपको बताना होगा। सेम कंडीशन वाटर इमेज के साथ कि अगर आप पानी के सामने खड़ा होते हैं तो कैसा दिखेगा, या फिर घड़ी वहाँ पे रहता है तो कैसा दिखेगा। इस तरह का टॉपिक यहाँ पे। अगला हमारा रहेगा पेपर कटिंग। इसमें बचपन के खेल खेलने वाला चीज़, एक सादा पेज रहेगा, उसको 1 फोल्ड 2 फोल्ड 3 फोल्ड 4 फोल्ड ऐसे कर दिए और एक आध 2 कट पहले लगा देते थे और फिर उसको खोल के देखते थे कितना अच्छा लग रहा है। वही कंडीशन पिक्चर क्लासिफिकेशन पिक्चर पेपर कटिंग में होगा कि आपको एक पेपर दिया जाएगा, उसमें कट करके 1 कट दे दिया जाएगा या फिर 2 कट दिया जाएगा, 3 कट दिया जाएगा और कहा जाएगा कि जब हम इसको ओपन करेंगे तो कैसा दिखेगा। 4 ऑप्शंस रहेंगे, ऑप्शन के अनुसार आपको बताना होगा। अगला पिक्चर क्लासिफिकेशन, सेम कंडीशन 3 4 या 5 पिक्चर्स रहेगा, उसमें 4 एक कंडीशन के आधार पर एक उससे अलग होगा, अलग वाले को कान पकड़ के क्या करना है, बाहर कर देना है। एम्बेडेड पिक्चर, छिपी हुई आकृति। छिपी हुई आकृति क्या होती है भैया? तो छिपी हुई आकृति में जिस निगाहों के साथ आप सड़क पे चलते हैं, मार्केट में चलते हैं और जो निगाहें आपकी इधर उधर चल रही होती हैं तेज गति के साथ, वही निगाह यहाँ लगाना होगा और छिपा हुआ आकृति आपको खोजना होगा। कोई छोटा सा पिक्चर दे देगा, आपको कहेगा कि अच्छा ये छिपा हुआ है, खोज के बताओ कौन सा पिक्चर होगा यहाँ पे, और आपको बताना होगा। तो ये था टोटल आपके सामने सिलेबस रीजनिंग का। यही आसान टॉपिक है, बड़ा है ये हम कह सकते हैं। टॉपिक्स बहुत ज़्यादा हैं लेकिन टॉपिक आसान है। अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो फिर कोई दिक्कत इस रीजनिंग में नहीं आने वाली है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। हाँ, बशर्ते आपको मेहनत बड़े मन से करना होगा, लगन के साथ करना होगा, पूरे उत्साह के साथ करना होगा। अब जरा सा हम आपको कुछ क्वेश्चंस दिखा देते हैं। जैसे ये देखिए क्वेश्चन है कैलेंडर का। सवाल कह रहा है 26 जनवरी 2020 को कौन सा दिन था जब उस वर्ष 16 मार्च को सप्ताह का कौन सा दिन होगा जब 26 जनवरी 2020 को संडे था। आपको बता देना होगा इस तरह के सवाल। ये देखिए कोडिंग डिकोडिंग का सवाल, अगर इसको ये लिखा जाता है तो इंटेंजल को क्या लिखा जाएगा।
ये सवाल आपके सामने आ जाएगा कि सनी की कितने बहनें हैं। 2 स्टेटमेंट आपके सामने दिए जाएंगे और दोनों स्टेटमेंट के आधार पे आपको बताना होगा कि अच्छा इन दोनों स्टेटमेंट से किसका यूज करके हम इसका आंसर दे सकते हैं। इसके अलावा ये देखिए पेपर कटिंग का सवाल, एक पेपर है ऊपर से नीचे लाया गया, नीचे से ऊपर ले आ गया, यहाँ पे लाया गया, इसमें ऐसे ऐसे करके कट लगा दिया गया। कहा जाएगा कि जब हम इसको खोलेंगे तो ये चारों में से कौन सा ऑप्शन दिखेगा आपके सामने। ये एनालॉजी का सवाल है, अगर एनी जीआई का संबंध इससे है तो सिंह का संबंध किससे होगा, आपको बताना होगा इस चारों ऑप्शन में से, इस चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। पैटर्न खोजना होगा बेसिकली कि इन दोनों के बीच कौन सा संबंध होगा। जैसे आप देखेंगे तो बाबू एन का अपोजिट एम होता है, ई का वी होता है, जी का टी होता है, आई का आर होता है। अपोजिट क्या होता है हम अल्फाबेट में सीख लेंगे, उसके आधार पर आपको इसका आंसर देना होगा कि एस का अपोजिट होता है एच, आई का अपोजिट होता है आर, एन का होता है एम और जी का होता है टी। एच आर एम टी अगर कहीं ऑप्शन में है तो सही जवाब हो जाता है। ये देखिए बाबू यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग नहीं, यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट का सवाल है। आपके सामने इतने लोग हैं, 6 लोग हैं, 6 के अलग अलग कंडीशन के अनुसार कहीं बैठने के लिए कह रहा है सर्कल में, और कह रहा है कि बताओ इसी प्रकार से यू के राइट साइड में कौन बैठा हुआ है। जब हम लोग पढ़ेंगे तो बड़ा आसानी से सीख ले जाएंगे। ये सब चैप्टर तो बहुत आसान है। अब जरा सा एक बात आपको हम और बता दें कि आपकी जो एग्जाम कराने वाली एजेंसी है उसका नाम है एनटीए। अलग अलग नामों से आप ऐसे भी जानते हैं। एनटीए क्या करता है कि उसका मन कभी कुछ करता है। पिछले साल 2023 में जब एग्जाम हो रहा था तो उसका मन था कि हम सीबीटी एग्जाम लें। कैसे एग्जाम लें? सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लें। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में वो 3 शिफ्ट में, एक दिन में 3 शिफ्ट में पेपर लेता था और टोटल 15 दिन या फिर लगभग 1 महीने पेपर लिया। इस प्रकार से लगभग 45 सेट जनरल टेस्ट का बन गया। 2024 में क्या किया, मन नहीं लगा तो कहा कि ना हम अब वैसे नहीं लेंगे, अब हम ऑफलाइन लेंगे पेपर और पेन मोड में, जैसा 2024 में कुछ बच्चों ने दिया होगा। तो 2025 में कैसा लेगा इसका कोई गारंटी नहीं है, लेकिन प्रीवियस ईयर पेपर के आधार पे हम इंपॉर्टेंट टॉपिक को तो समझ ही सकते हैं ना। तो हमने शिफ्ट वाइज अलग अलग दिन के अनुसार आपके सामने टॉपिक्स लिख दिए हैं। आपको समझना होगा किस टॉपिक से कितने सवाल आए हैं। जैसे 2023 के पहले शिफ्ट में अगर हम देखें तो कोडिंग डिकोडिंग से 21 जून को 1 सवाल, 18 को 1, 14 को 1, 11 को 3, 10 को 3, 7 को 2, 6 को 1, इसको 1 सवाल, 2 जून को 1 सवाल, 1 जून को 2 सवाल, 3 सवाल, 1 सवाल, 23 मई को 4 सवाल। आप देखेंगे 21 मई से 21 जून के बीच लगभग दिन कोडिंग डिकोडिंग से सवाल पूछा है और 2-2, 1-1 सवाल पूछता गया है। इसी प्रकार से हर चैप्टर का हमने आपके सामने लिख दिया है कि किस चैप्टर से किस दिन कितना क्वेश्चन पूछा गया है। इससे आपके इंपॉर्टेंस का अंदाजा हो सकता है। ये कुछ टॉपिक और पहले शिफ्ट का कुछ टॉपिक यहाँ पे है। देखिए जैसे ब्लड रिलेशन का 1 सवाल, 3 सवाल, 1 सवाल, 1 सवाल, 1 सवाल, 1 सवाल, 2 सवाल, 1 सवाल, 1 सवाल, 1 सवाल, 1 सवाल, 1 सवाल, पर डे लगभग 1 सवाल पूछा ही पूछा है। उसी प्रकार से अगर आप देखेंगे तो आपके सामने सस्तन रीजन से कुछ सवाल पूछे ही पूछे हैं। अगर आप देखेंगे तो स्टेटमेंट कंक्लूजन से सवाल पूछा है। तो हर शिफ्ट में आपके लिए हम यहाँ पे लेके आ गए हैं, जिसको आप आसानी से इसके पीडीएफ में देख सकते हैं, जो कि मालवीय एकेडमी ऐप पे मौजूद है। अब जरा सा इसका कंक्लूजन हम 2023 वाले एग्जामिनेशन का लगाएं तो कंक्लूजन के निकल के आता है कोडिंग डिकोडिंग से लगभग 1.69 सवाल आया है। मतलब लगभग 2 सवाल हर शिफ्ट में पूछा गया। कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है सोच लीजिए। उसी प्रकार से पिक्चर सीरीज तो चलो मान लो, कैलेंडर से लगभग 1 सवाल, उसी प्रकार से कंपलेशन ऑफ पिक्चर से 1 सवाल, रैंकिंग से आधा सवाल। आधा सवाल का अर्थ समझना कि इंपॉर्टेंस उसका क्या है। 1 सवाल इंपॉर्टेंट, 2 सवाल बहुत इंपॉर्टेंट, आधा सवाल थोड़ा इंपॉर्टेंट। अगर उससे कम है तो इंपॉर्टेंट है, सीख लेना है, शायद आपसे पूछ ले। क्लॉक 0.9 मतलब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बाबू पीबीओए नहीं पूछा था ज़्यादा। मिरर इमेज इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेलोगिज्म इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वेन डायग्राम इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिक्शनरी भी इंपॉर्टेंट है। अरेंजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लासिफिकेशन कम सवाल उस दिन पूछा था, लेकिन डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट अरेंजमेंट कम है। काउंटिंग ऑफ फिगर कम है। एनालॉगी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसी प्रकार से आप अलग अलग दिन ब्लड रिलेशन देख लो, लगभग 1 सवाल इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अलग अलग चैप्टर वाइज मैंने आपको लिख दिया है। इससे ये समझ में आता है कि ये सब टॉपिक्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनटीए के हिसाब से।
अगर एनटीए अपने सवालों में इन सब टॉपिक को इंपॉर्टेंट मान रहा है तो आप भी पढ़ाई करते दौरान इस सब टॉपिक से एक भी सवाल मत छोड़िएगा। जितना मैक्सिमम हो सके उतना मैक्सिमम प्रयास करके इस तरह के सवालों को क्या करना है, बना ले जाना है। अगर हम 2024 के पीवाईक्यू की तरफ देखें तो 2024 में टोटल 18 सवाल पूछा था 60 सवालों में। 18 सवाल का अर्थ समझ लो, 18 सवाल का इंपॉर्टेंस कितना है आप समझ सकते हैं। 90 नंबर एक सब्जेक्ट से बस। यहाँ पे बाबू कोडिंग डिकोडिंग से 2 सवाल, कैलेंडर से 1, कंपाइलेशन ऑफ पिक्चर से 1, रैंकिंग से 1, क्लॉक से 1, पीवीओए से 1, वाटर इमेज मिरर इमेज से 1, सीरीज से देखिए 2 सवाल, अरेंजमेंट से 1 सवाल, डायरेक्शन टेस्ट से 1 सवाल, एनालॉगी से 1 सवाल, ब्लड रिलेशन से 2 सवाल, पेपर कटिंग से 1 सवाल, डाइस से 1 सवाल, एम्बेडेड पिक्चर से 1 सवाल। ये सभी टॉपिक से आपका सवाल पूछा गया है। लेकिन हम इस बात की गारंटी नहीं ले सकते कि इन टॉपिक से सवाल पूछा गया है तो आपके एग्जामिनेशन में इन्हीं टॉपिक से सवाल पूछेगा। हो सके इससे अलग सवाल पूछे, जो बाकी बचा हुआ है उससे सवाल उठा दे, तो हम इस बात का रिस्क नहीं ले सकते हैं। इस कारण करेंगे क्या, इस कारण हमको इस बात के लिए तैयार रहना पड़ेगा कि हर टॉपिक को उतना ही इंपॉर्टेंस के साथ हम पढ़ें। अगर हम पूरे मन के साथ, पूरे लगन के साथ इसको पढ़ते हैं तो हमें रीजनिंग से कभी धोखा नहीं मिलेगा। हम आपको बताएं, रीजनिंग सबसे वफादार है आपके लिए, लेकिन बशर्ते शर्त है कि आप उसके साथ वफादारी बरतें। आप वफादार रहेंगे तो रीजनिंग आपके लिए हमेशा खड़ा रहेगा। ठीक, तो ये मोटा मोटी रीजनिंग का सिलेबस था। जब हम लोग चैप्टर की तरफ आएंगे तो और डिटेल से सारी बातों को समझेंगे। पहले चैप्टर को समझेंगे, उसके बाद हम उसके अंदर की बातों को समझेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर डील करेंगे और सीयूईटी को इस प्रकार से हवा में उड़ा देंगे। ठीक, तो आज के सेशन में हम यहीं पे आपको रोकते हैं। और अगर कोई डाउट हो, कोई समस्या हो, कोई दुख हो, तकलीफ हो, परेशानी हो या फिर कोई और जानकारी आप चाहते हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और विशेष जानकारी के लिए आप कम से कम मालवीय एकेडमी ऐप तो ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए, जिससे कुछ ना कुछ आपको उस पर मिलते ही रहता है। ठीक, तो मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।